हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्डिक्ट क्लासेस। मेरे पास तो अभी गुड मॉर्निंग है। आपके पास ये वीडियो जब तक पहुंचेगा तब तक आफ्टरनून हो जाएगा, तो गुड आफ्टरनून भी मैं एडवांस में कर देता हूँ। ठीक है। इससे पहले आपको एक लेक्चर जो है एयर पोल्यूशन का मिल चुका है। टोटल 2 लेक्चर मिल चुके हैं, जिनमें हमने 3 प्राइमरी पोल्यूटेंट डिस्कस किए हैं। बाकी के 2 प्राइमरी पोल्यूटेंट हमारे बाकी हैं, और फिर इसके बाद में हमें फर्दर आगे पढ़ना है। ठीक है। प्लूम्स वगैरह पढ़ेंगे हम। सेकेंडरी का थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ज्यादा सेकेंडरी का ऊपर टॉपिक है नहीं कहीं भी दिया हुआ। ठीक है। जितना है कंटेंट मैं आपको डिलीवर करूंगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट का। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्लूम्स वगैरह। उसके बाद में स्क्रबर वगैरह जो है आपके कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर क्या होता है वो सब पढ़ेंगे। ठीक है। एयर पोल्यूशन चलेगा 2-3 दिन चलेगा, लेकिन ढंग से चलेगा। लेकिन चलेगा कोई 4-5 घंटे टॉपिक चलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं 1-1.5 घंटे में कंप्लीट करा दूंगा। अभी जो ये वाला लेक्चर है ये आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का होगा। ठीक है। अपनों ने एल्कलिनिटी तक डिस्कस कर लिया था। केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के अंदर अपनों ने एल्कलिनिटी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला बहुत ही अच्छा टॉपिक, हार्डनेस। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्डनेस। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हार्डनेस हम पुराना रिवीजन करते हैं। पुराना रिवीजन स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं सस्पेंडेड सॉलिड पे, टोटल सॉलिड पर बात करते हैं एक्सेप्टेबल लिमिट की। एक्सेप्टेबल लिमिट जो थी आपकी टोटल सॉलिड्स की या सस्पेंडेड सॉलिड की मैं बोलूं तो कितनी थी भैया? वो 500 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है। बात समझ में आई। कोज फॉर रिजेक्शन कितनी थी? कोज फॉर रिजेक्शन थी 2000 मिलीग्राम पर लीटर। चलिए जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कलर की। कलर की यूनिट क्या थी? बस बताते जाए आप ना, याद आपको आ जाना चाहिए। कलर लिखते ही यहाँ पे। ठीक है। 5 TCU ट्रू कलर यूनिट और 25 TCU। बस ऐसे लिख के ना छोड़ दिया करो एक कॉपी के अंदर। पेजों पे ना तैयारी करने का देखो रिवीजन वाले तरीका क्या होना चाहिए। ये सब तो आपको अंदर वाला तो याद ही है। अब जिसको थोड़ा सा लग रहा है कि मैं भूला हूं, टेम्परेचर रेंज लिख के दिख लिया करो 600 to 650 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको लग रहा है कि हाँ इसके अंदर एक आध और इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरा छूट रहा है, तो वो लिख लिया करो कि यहाँ पर फिल्टरेबल सॉलिड की बात करी थी और नॉन फिल्टरेबल सॉलिड की बात करी थी। ठीक है। और इस टेम्परेचर पे किनको भगाया था हमने भैया? ऑर्गेनिक सॉलिड को भगाया था। क्या? बिल्कुल ऑर्गेनिक सॉलिड को भगाया था आपने। ठीक है। कौन सी टेक्निक काम में लिखती है? ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक। ऐसे लिख लिया करो छोटा छोटा। उससे क्या होता है, रिवीजन भी जल्दी हो जाता है और पता भी चल जाता है कौन सा पॉइंट याद नहीं है। ठीक है। ये याद हुआ। टर्बिडिटी पे आते हैं थोड़ा सा। देखो टर्बिडिटी के अंदर आपने पहला ही पढ़ा कि सबसे पहले टर्बिडिटी रोड आया था आपका मेथड मेजरमेंट करने का। ठीक है। और टर्बिडिटी रोड में भी आपने क्या पढ़ा? अभी आप प्लेटिनम नीडल। प्लेटिनम नीडल सबसे पहले पढ़ा आपने। फिर एल्यूमिनियम की रोड के ऊपर लगी हुई थी। फिर पढ़ा यहाँ पर सिलिका डाइऑक्साइड ना, फुलर्स अर्थ यूज की जाती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए। फुलर्स अर्थ। बात समझ में आ रही है क्या? आगे बढ़े थे अपने जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट JTU। ठीक है। और इसके अंदर कितना? ये 25 JTU है ना। 25 यूनिट्स तक की जो होती है ना, वो आप क्या करते हो यहाँ पर, उससे ज्यादा टर्बिडिटी का 25 यूनिट से ज्यादा टर्बिडिटी का पानी जो होता है ना यहाँ पे यूज करते हो। ठीक है। बात समझ में आई क्या? जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट के अंदर। फिर दोनों के अंदर लाइट ऑब्जर्वेशन का प्रिंसिपल था, उसको भी लिख लो कि भैया यहाँ लाइट ऑब्जर्वेशन यूज हुआ था। आगे बढ़ो, आगे जिनके अंदर क्या था, लाइट ऑब्जर्वेशन के बाद में हमारा प्रिंसिपल नेक्स्ट आए थे बेलिस टर्बिडोमीटर। ठीक है। बेलिस आया और नेफ्लोमीटर आया। फिर आपको यहाँ पे याद रखना है कि 1 NTU और 10 NTU। बस ऐसे ना रिपीट मारते चले गए करो, आगे बढ़ते चले गए करो। ठीक है। अब ऑर्डर की बात आएगी, ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए 1 TON और 3 TON। बस इनको नहीं भूलना। TON का मतलब क्या? थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। ठीक है। जहां पर आपको पता है ना कलर के लिए हमने क्या क्या यूज किया था स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए प्योर वाटर यूज किया था। ठीक है। और प्लेटिनम आयन जो थे वो किस फॉर्म में यूज किए थे? क्लोरोप्लेटिनेट आयन की फॉर्म में यूज किए थे। ठीक है। प्लेटिनम का यूज किया था। तो ये सारी बातें हैं। रिवीजन करने का तरीका ये होता है, बिल्कुल छोटा छोटा लिखो, एक पेपर के ऊपर खुद का रिवीजन करो। ऐसे नहीं कि फिर से रिवीजन करते टाइम भी वीडियो देख रहे हो, नहीं। रिवीजन करते टाइम ना आप खुद लिखो ऐसे, जैसे भी मैंने आपको बताया। ये प्रॉपर मेथड होता है रिवीजन करने का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। ये तो सब आपको याद होगा, नेस्लर्स ट्यूब, टिंटोमीटर। ठीक है। ये भूलने नहीं है। पीछे वाला ऐसा ना हो कि साफ हो जाए जितना पढ़ा हमने। टर्बिडिटी के अंदर, कलर एंड ऑर्डर के अंदर सारा कुछ याद रहना चाहिए। अब बात करते हैं नए टॉपिक की, थोड़ी सी ना हार्डनेस के ऊपर चलते हैं, है ना। एल्कलिनिटी में उम्मीद करता हूं आपको अभी तक तो याद होगा, है ना, कि क्वांटिटी ऑफ द आयंस विच न्यूट्रलाइज द H+ आयंस और एसिड। एसिड को न्यूट्रलाइज करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एल्कलिनिटी कहलाती है। ठीक है। वहां पर आपने पढ़ा आयंस की वजह से क्या आती है? एल्कलिनिटी आती है। अगर मैं बोलूं हार्डनेस, तो भैया हार्डनेस जो है ना आपका मल्टीवैलेंट कैटायंस की वजह से आता है। मल्टीवैलेंट कैटायन। अब आप कहोगे सर मल्टीवैलेंट कैटायन का क्या मतलब है? भैया जिनके ऊपर एक से ज्यादा चार्ज है। ठीक है। एक वाले तो है क्या? एक वाले आएंगे क्या? मल्टीवैलेंट, एक से ज्यादा चार्ज वाले। देखो कैल्शियम प्लस प्लस लिखते हो ना, Mg प्लस प्लस लिखते हो क्या? Fe प्लस और प्लस भी लिखते हो, और Fe प्लस प्लस प्लस, दोनों पोजीशन पॉसिबल है इसके अंदर। ठीक है। अब ये जो मल्टीवैलेंट कैटायन होते हैं ये क्या करते हैं? हार्डनेस खोज करते हैं। हार्डनेस
और जो एल्कलिनिटी है ना उसके इम्पैक्ट कुछ कुछ सेम है, कुछ इम्पैक्ट थोड़े से अलग है, ठीक है। और दोनों के अंदर ना कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सेम है। वहां भी हमने टाइट्रेशन किया था मेजरमेंट करने के लिए, यहाँ भी हम टाइट्रेशन करेंगे हार्डनेस का। हार्डनेस का टाइट्रेशन लगभग 100 में से 99 टाइम्स पूछा ही गया। ईडीटीए सोल्यूशन और वर्सनएट सोल्यूशन जिसको बोलते हैं ईबीटी इंडिकेटर के साथ पूछा गया, 100% पूछा गया क्वेश्चन है, और हर बार यही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस बार मैंने एल्कलिनिटी पे ज्यादा जोर दिया, आ सकता है एल्कलिनिटी वाला, याद रखना। 0.02 नॉर्मलिटी का H2SO4 सोल्यूशन यूज किया, ठीक है। बेसिक इंडिकेटर रेंज के अंदर हमने फिनोप्थलीन यूज किया। एसिडिक इंडिकेटर रेंज के अंदर हमने क्या यूज किया था भैया, हमने यूज किया था मेथिल ऑरेंज। मल्टीवैलेंट कैटायंस की वजह से क्या होता है, हार्डनेस बढ़ती है। देखो आपने एल्कलिनिटी के अंदर ना, अगर मैं बात करूं तो मेजर कंस्टिट्यूएंट पढ़े थे, ठीक है। आपने पढ़ा CO3 नेगेटिव जो है ना आपका, और HCO3 नेगेटिव, ये जो थे आपके मेजर कंस्टिट्यूएंट थे, ठीक है। ये तीन जो थे मेजर कंस्टिट्यूएंट थे। इनके अलावा जितने भी कंस्टिट्यूएंट थे वो आपके माइनर कंस्टिट्यूएंट थे, ठीक है, एल्कलिनिटी के। यहाँ पे हार्डनेस के अंदर क्या है, देखो हार्डनेस के अंदर भी ना आपके दो बंदे ऐसे हैं, दो एलिमेंट ऐसे हैं, अगर मैं बात करूं तो जो क्या है मेजर कंस्टिट्यूएंट है हार्डनेस के, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, देखो एक तो है कैल्शियम और दूसरा है मैग्नीशियम। ये दोनों हार्डनेस के लिए क्या है, नोन एज मेजर कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। मेजर कंस्टिट्यूएंट इनको बोला जाएगा, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता है, हार्डनेस होती है। अब बात समझ में आई क्या। अब यहां पर क्या चक्कर आता है, देखो हार्डनेस जो है ना, इसको क्या हुआ, मेजर कंस्टिट्यूएंट की वजह से तो हम कंसीडर करते हैं, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के अलावा जितने भी एलिमेंट्स की वजह से हार्डनेस आ रही है उसको माइनर कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर रखा जाता है, और प्रैक्टिकल पर्पजेज के लिए इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हार्डनेस है कितने तरीके की। देखो हार्डनेस जो है ना, पहली अगर मैं बात करूं तो ये होती है कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है, और दूसरी होती है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। अब आप कहोगे सर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो है इसके अंदर कौन से आएंगे और कार्बोनेट में अंदर कौन से आएंगे। देखो कार्बोनेट हार्डनेस के अंदर आपका CO3 और HCO3, इनकी वजह से, इन दोनों की वजह से, ये दोनों जिस भी एलिमेंट के साथ जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हार्डनेस दे रहे हैं, मतलब कार्बोनेट हार्डनेस दे रहे हैं, ठीक है। जिस भी एलिमेंट के साथ जुड़ेंगे, चाहे वो कैल्शियम के साथ जुड़े, चाहे मैग्नीशियम के साथ जुड़े, चाहे ये जुड़ जाए सोडियम के साथ, ठीक है, किसी के भी साथ जुड़ जाए, क्या देंगे, ये आपकी कार्बोनेट हार्डनेस देंगे। बात समझ में आ रही है। सोडियम को मैं यहां से हटा रहा हूं क्योंकि सोडियम का केस एल्कलिनिटी के अंदर जाता है, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जुड़ेंगे अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, तो ये क्या खोज करेंगे, ये कार्बोनेट हार्डनेस खोज करेंगे। अब आते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की तरफ। देखो जो आपके सल्फेट्स हैं, जो आपके क्लोराइड्स है और जो आपके नाइट्रेट है, अगर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के किसी भी आइटम के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, इन दोनों आइटम में से किसी के भी साथ जुड़ते हैं ये तीनों लोग, तो आपकी कौन सी हार्डनेस देंगे, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस देंगे, ठीक है। अब देखो जो कार्बोनेट हार्डनेस है ना, इसको अपने निकाल सकते हैं बाय सिंपल बॉइलिंग। अगर आपने पानी को उबाला तो ये प्रिसिपिटेट बनकर क्या हो जाएंगे, बॉटम के अंदर सेट हो जाएंगे। मैंने क्या बोला, हार्डनेस आपकी मल्टीवैलेंट कैटायंस की वजह से आती है, ठीक है। अब ये मल्टीवैलेंट कैटायन जो है मैंने ऊपर लिख दिए, ठीक है, ये मेन है चार जो क्या हार्डनेस खोज करते हैं। अब इनमें से हमने दो को आगे लेके स्टडी करी कि ये दोनों जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम आपके मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ हार्डनेस है। हमने क्या पता कि मेजर कंस्टिट्यूएंट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से अगर कोई भी हार्डनेस आती है तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए उनको क्या कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है जी। आगे बढ़े, हमने बात करी हार्डनेस दो तरीके की थी, एक कार्बोनेट हार्डनेस थी, दूसरी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस थी। कार्बोनेट हार्डनेस जो थी उसे सिंपल बॉइलिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और विद एडिशन ऑफ लाइम, अगर हम क्या कर दें, एडिशन ऑफ लाइम कर दें तो भी क्या हो जाती है, आपकी ये हार्डनेस जो है ये खत्म हो जाती है। अब आते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की तरफ। देखो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस पता चल रहा है ना, SO4 Cl2, क्या यहाँ पर ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स है क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्या, बिल्कुल जी। अगर मैंने ये बोला कैल्शियम सल्फेट तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, फिर कैल्शियम नाइट्रेट, ये तो पॉसिबल मेरे को दिखा नहीं अभी तक, मैंने ना इसकी कहीं रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है। MgNO से भी हो सकता है, नाइट्रेट भी है अगर किसी का, तो ये क्या होंगे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इनको ना उबाल कर, अगर बात करूं सिंपल बॉइलिंग अगर हम कर रहे हैं तो उससे भी नहीं निकाला जा सकता, और अगर हम एडिशन ऑफ लाइम कर रहे हैं उससे भी इसको रिजोल्व नहीं किया जाता। इनके लिए स्पेशल टेक्निक्स काम में ली जाती है। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ रो वाटर को रिजोल्व करने के लिए, खत्म करने के लिए स्पेशल टेक्निक्स काम में ली जाती है, और उन टेक्निक्स को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है सॉफ्टनिंग मेथड्स। बात समझ में आ रही है क्या, उनको बोला जाता है सॉफ्टनिंग मेथड्स। ये सॉफ्टनिंग टेक्निक्स होती हैं वाटर को सॉफ्ट करने की, हार्डनेस रिमूव करने की। कौन कौन सी होती हैं, ये होती है लाइम सोडा मेथड, ये होता है आपका जियोलाइट मेथड या आयन एक्सचेंज मेथड, और आपका कौन सा होता है मिनरलाइजेशन, कौन सा होता है आयन एक्सचेंज,
जियोलाइट मेथड और आपका लाइम सोडा मेथड, ये सारे के सारे मेथड्स हैं हार्डनेस सॉफ्ट रिंग। इसकी भी बात आएगी जब हम ट्रीटमेंट करेंगे ना वाटर का, तब मैं आपको ये पूरा का पूरा बताऊंगा कि सॉफ्ट रिंग जो टेक्निक्स है वो कैसे कैसे काम में आती हैं। तो स्पेशल टेक्निक्स काम में ली जाती है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हार्डनेस के अंदर और बात करते हैं कि कार्बोनेट हार्डनेस जो होती है इसका क्या कारण क्या है, इसको हम एज ए बॉइल करके इसको रिजोल्व क्यों कर सकते हैं, मतलब एडिशन ऑफ लाइम करके ये क्यों खत्म हो जाती है ना। थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस को पढ़ते हैं पहले, फिर हम बाद में चलेंगे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के ऊपर। ठीक है, तो भैया बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है कार्बोनेट हार्डनेस। देखो कार्बोनेट हार्डनेस, देखो मैंने ना आपके सामने केमिकल रिएक्शन लिखी CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, इसको अगर मैंने क्या किया, बॉइल किया कैल्शियम बाइकार्बोनेट को, तो यहां पर क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और ये क्या बन गया भैया, प्रिसिपिटेट बन गया आपका। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या, या आगे और भी प्रोडक्ट बनेंगे उनसे हमें भी मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की, ठीक है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की, तो यहां पर देखो क्या बन जाएगा, MgCO3 बन जाएगा। ये भी क्या प्रिसिपिटेट बनेगा क्या, बिल्कुल। अगर मेरे को इसको रिमूव करना तो क्या करना पड़ेगा, लाइम जोड़ना पड़ेगा इसमें। लो जी, इसमें लाइम ऐड करके देखते हैं क्या होता है, लाइम ऐड करते हैं ना। अब इसका प्रिसिपिटेट बन जाएगा, बात समझ में आ रही है, अब इसका प्रिसिपिटेट बन जाएगा, तो ये गया नीचे। ठीक है, ये भी हार्डनेस है, ये भी हार्डनेस है, ये दे दिया जी इसको, ये दे दिया जी इसको। यहाँ पर हमने हीट नहीं किया, यहाँ पर हमने एडिशन किया किसका, लाइम का, एडिशन ऑफ। देखो केमिकल रिएक्शन से ना आपको इजीली समझ में आएगा। पहले मैंने ना आपको देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को बॉईल करके दिखाया। अगर बॉईल किया तो देखो ये कार्बोनेट के फॉर्म में जाके क्या हो रहे हैं, प्रिसिपिटेट बन रहे हैं। मतलब जिस भी आप बर्तन के अंदर, जिस भी यूटेंसिल के अंदर आप गर्म कर रहे हो, वहां पर आपको बॉटम के अंदर प्रिसिपिटेट जमा हुआ दिखाई देगा। फील करो, देखो इसको है ना। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो कि मैग्नीशियम की हार्डनेस थी, मैंने उसके अंदर 1 मोल जो है ना, इसको क्या ऐड कर दिया, 1 मोल मैंने किसका डाल दिया भैया, मैंने डाल दिया यहां पर 1 मोल किसका, आपका लाइम का। ठीक है, मैं देख लेता हूं थोड़ी सी, मेरे को ये जो केमिकल रिएक्शन है बैलेंस नहीं लग रही कि कितने मोल चाहिए होंगे यहाँ पे ना, चेक कर लेता हूं मैं। MgCO3, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस बन रहा है, सही है, 1 ही मोल चाहिए। मैग्नीशियम, अब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैग्नीशियम की जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए, मैग्नीशियम की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आपको ये यहाँ पर मेरे को लग रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ है, यहाँ पे बैलेंस क्यों नहीं हो रहा। देखो MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट की अगर आपकी हार्डनेस है ना, इसको आपको रिमूव करने के लिए 1 मोल लाइम की जरूरत है। और इसी कंडीशन में सेम अगर आपको क्या कर रहा हो, कैल्शियम कार्बोनेट की हार्डनेस को रिमूव करना हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे। ये बात भी कई बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर। देखो अगर ये पूछा जाए ना आपसे कि कितने यहां पर रिक्वायर्ड होंगे, तो आपको 2 मोल रिक्वायर्ड होंगे, 2 मोल रिक्वायर्ड है। ठीक है, 2 मोल आपको रिक्वायर्ड नहीं है। और यहां पर जो रिएक्शन है ना, देखो कैल्शियम कार्बोनेट तो वहां पर प्रिसिपिटेट बन गया। अब ये लाइम ऐड किया मैंने किसकी निकालने के लिए, कैल्शियम की बाइकार्बोनेट, कैल्शियम की बाइकार्बोनेट जो हार्डन है इसको रिमूव करने के लिए मैंने एडिशन ऑफ लाइम करवाया। देखो पहली जो केमिकल रिएक्शन से आपको पता चल रहा है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो रिमूव हो गया सिंपल बॉईल करने से। उसके बाद में मैंने मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो आपकी हार्डनेस थी इसको रिमूव करने के लिए क्या डाला, इसके अंदर 1 मोल लाइम का ऐड किया, तो देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया जो कि एक प्रिसिपिटेट है। फिर मैंने कैल्शियम बाइकार्बोनेट की सेम इसी हार्डनेस को मैंने रिमूव करने की कोशिश करी विद एडिशन ऑफ लाइम, तो देखो यहां पर क्या बन जाएगा, क्या यहां पर आपका CaCO3 अलग हो जाएगा क्या, बिल्कुल जी, CaCO3 आपका अलग हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म के अंदर, और बाकी कुछ भी एंड प्रोडक्ट जो है आपके पास और भी बन जाएंगे, और ये भी क्या बन जाएगा, प्रिसिपिटेट। ये 4 केमिकल रिएक्शन जो है, मेरा लिखने का यहाँ पर कारण क्या था, मेरा लिखने का कारण ये था, मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहाँ पर कि भैया आप सीधी सीधी चीज देख सकते हो कि कार्बोनेट हार्डनेस जो है उसे सिंपली बॉइल करके, या फिर मैं यूं कहूं कि आप उसके अंदर एडिशन ऑफ लाइम करवा के CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आप ऐड करवा के क्या कर सकते हो, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये था यहाँ पर प्रयोजन मेरा बताने का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की। ठीक है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की तरफ आते हैं। ये सारा कुछ था आपने कार्बोनेट हार्डनेस के अंदर पढ़ा। देखो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के अंदर हम पहले भी पढ़ चुके, मैंने थोड़ा सा आपको जानकारी दे दी है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की वजह से होती है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते किनकी वजह से, सल्फेट्स
क्लोराइड और नाइट्रेट की वजह से। देखो बहुत सारी ऐसे एलिमेंट है जिनकी क्लोराइड और नाइट्रेट रिमूव करना पॉसिबल भी नहीं है, सॉफ्टनिंग टेक्निक से भी पॉसिबल नहीं हो पाते। ठीक है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस नेक्स्ट पॉइंट है। इसके अंदर हमने क्या बोला, हमने बोला कि आपके जो सल्फेट है, ठीक है, आपके क्लोराइड जो है और आपके जो नाइट्राइट है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, परमानेंट हार्डनेस कोज करते हैं। और परमानेंट हार्डनेस किसको बोला जाता है, परमानेंट हार्डनेस आप बोलते हो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को। परमानेंट हार्डनेस बोलूं या मैं बोलूं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, तो बातें क्या है, एक ही है। ठीक है, इनको रिमूव करने के लिए कौन से मेथड काम में लिए जाते हैं, सॉफ्टनिंग टेक्निक्स, सॉफ्टनिंग टेक्निक्स काम में ली जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि सॉफ्टनिंग टेक्निक काम में लिया जाएगा परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं इंपैक्ट ऑफ हार्डनेस पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ना मैं यहाँ पर तेज चल रहा हूँ, और तेज चलने का कारण यही है कि ना हमें क्या करना है, ये जो है ना अब टॉपिक कंप्लीट करना है, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर ना जल्दी जल्दी दो एक वीडियो के अंदर पूरा करके, बायोलॉजिकल भी पूरा करके, और आगे बढ़ते हैं वाटर ट्रीटमेंट की तरफ। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले इंपैक्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो एल्कलिनिटी के अंदर भी आपने एक इंपैक्ट पढ़ा था कि ये बिटर टेस्ट कोज करती है। वैसे ही अगर हार्डनेस पानी के अंदर है तो ये फूड को क्या कर देगी, टेस्टलेस बना देगी। ठीक है, टेस्टलेस बना देगी आपके फूड को। फिर अगर पानी के अंदर हार्डनेस है तो ये क्या करेगी, देखो पहला पॉइंट मैंने लिखा कि टेस्टलेस बना देगी, टेस्टलेस बना देगी फूड को। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में क्या लिख रहा हूं, अगर हार्डनेस है, अगर आपकी हार्डनेस प्रेजेंट है तो ये क्या करेगी, आपका सोप कंजम्पशन बढ़ा देगी। ठीक है, सोप कंजम्पशन क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। क्यों, क्योंकि आपके पास जो फॉर्म है ना, जो झाग बन रहे थे वो क्या होंगे, लेस फॉर्मेशन होगा। साबुन के झाग का, लीथर का क्या होगा, लेस फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सोप कंजम्पशन बढ़ जाएगा आपका। दो, और थर्ड में बताऊं, अगर आपके पास मैग्नीशियम की हार्डनेस है, मैग्नीशियम सल्फेट की हार्डनेस है, ठीक है, MgSO4 की हार्डनेस आपके अगर वाटर सैंपल के अंदर प्रेजेंट है तो ये लेग्जेटिव इफेक्ट देती है। कैसा इफेक्ट देती है, लेग्जेटिव इफेक्ट देती है। ठीक है, लेग्जेटिव इफेक्ट देती है। बात समझ में आ रही है क्या, झाग ये भी नहीं बनने देती। ठीक है, ये आपको, और इसकी एक लिमिट है कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है 50 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा अगर पानी में है तो ये लेग्जेटिव इफेक्ट कोज करता है, तो इससे नीचे ही रहना चाहिए। ठीक है, 3 इंपैक्ट मैंने आपको बताए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला इंपैक्ट जो है आपका हार्डनेस का, वो ये है कि हार्डनेस जो है आपको क्या कोज करती है, हार्डनेस कॉजेज, भैया ये देगी आपको कोरोजन एंड इनक्रस्टेशन, दोनों चीजें देगी। देखो इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप्स। बात समझ में आ रही है क्या, कल हमने एल्कलिनिटी के अंदर पढ़ा था कि एल्कलिनिटी क्या कोज करती है, एल्कलिनिटी इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप कोज करती है ना। अब हमने कहा इनक्रस्टेशन होता क्या है, तो भैया जब प्रिसिपिटेट आपके पाइप्स के अंदर बॉटम में क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप्स। कोरोजन क्या होता है, जब वाटर एसिडिक नेचर का है तो मेटल पे क्या होती है, रस्टिंग होना शुरू हो जाती है, कोरोजन हो जाता है, भैया ऑक्साइड्स बनते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी वहां पर। ठीक है, ये आप सारी प्रोसेस जानते हो, छोटी क्लासों में अध्ययन करके आए हो ना। अब यहाँ पे हमने इंपैक्ट पढ़ा, फोर्थ इंपैक्ट जो है वो क्या पढ़ा, इसका हार्डनेस कॉजेज कोरोजन एंड इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप, दोनों चीजें करती है ये। ठीक है, बात समझ में आई। ये सारे के सारे इंपैक्ट थे आपके हार्डनेस के। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हार्डनेस जो है ना, इसका मेजरमेंट जो है ना वो कैसे किया जाता है। देखो सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ एक फॉर्मूला देता हूं, आपको फॉर्मूला बहुत जरूरी है काम में लेने का। टाइट्रेशन अपने बाद में करेंगे, पहले आप ना एक फॉर्मूला लिखो। और ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है भैया, अगर आपको निकालनी है टोटल हार्डनेस, देखो टोटल हार्डनेस इन मिलीग्राम पर लीटर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ना ये आपको काम में आएगा यहाँ पर हार्डनेस जो है निकालने के लिए। अभी जो आप हार्डनेस निकाल रहे हो, टोटल हार्डनेस जो निकाल रहे हो, ये किसके फॉर्म में निकाल रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, यहाँ पर चेंज भी किया जा सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कोई और भी बोला जा सकता है आपको, जिसके रिस्पेक्ट में निकालो। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कि क्वेश्चन के अंदर आपको कैल्शियम प्लस प्लस की हार्डनेस दी हुई होगी, इसकी वजह से जितनी हार्डनेस है वो आपको दी हुई होगी। ठीक है, मल्टीप्लाइड में यहाँ पर क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्यों आया, क्योंकि आपको जो टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करनी है वो किसकी टर्म्स में कैलकुलेट करनी है, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca प्लस प्लस, कैल्शियम के इक्विवेलेंट वेट। देखो मैंने क्या बोला, यहां पर तो आपको क्वेश्चन के अंदर जो हार्डनेस दी हुई है किसकी टर्म्स में, कैल्शियम की जितनी हार्डनेस दी हुई है वो आप यहां पर रखोगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और डिवाइड करोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम प्लस प्लस।
ठीक है, अब इसको करेंगे एड ऑन, ये पुतना पूरा तो बन गया एक, ये तो आ गई आपकी हार्डनेस कैल्शियम की वजह से। अब इसके साथ में एडिशन होगी कौन सी हार्डनेस, मैग्नीशियम की। देखो तो यहां पर आपको क्या रखना है, मैग्नीशियम की वजह से जो हार्डनेस है वो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, तो वो यहां पे रखेंगे मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो इक्विवेलेंट वेट ऊपर दोनों जगह पे किसका मल्टीप्लाई होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का, और अपॉन में क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आपका मैग्नीशियम प्लस प्लस। देखो ठीक है, पता चला, ये फॉर्मूला आपका। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। बाकी इसके अंदर कौन सी चीज क्या क्या कैसे कैसे निकालते हैं वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, क्वेश्चन भी करते हैं अपने इसके ऊपर, ठीक है। बात आ रही है क्या समझ में? देखो बात करते हैं अब इनके इक्विवेलेंट वेट की। हमने पिछले वीडियो के अंदर भी इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किए थे, मैंने आपको सिखाया भी था कैसे करते हैं एल्कलिनिटी के अंदर। देखो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन, अब आप बोलोगे सर ये तो हमने कल पढ़ा था एक वीडियो के अंदर, मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी। भैया मैं आपको एक बात बताऊं, अगर किसी ने एल्कलिनिटी वाला वीडियो नहीं देखा ना, तो हार्डनेस पढ़ने से पहले आप एल्कलिनिटी वाला वीडियो देखो, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगी पूरी टाइट्रेशन, ये समझ में आ जाएगा, मोलिकुलर वेट और वैलेंसी फैक्टर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर होता है एक्चुअल में वहां पे, जो कि क्या माइनस के अंदर अगर जब भी हम रखते हैं फैक्टर के अंदर वैल्यू मोड में ली जाती है, तो वहां पे एडिशन में आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर कभी वैलेंसी नहीं लिखा जाता, यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर लिखा जाता है। अगर कहीं भी वैलेंसी लिखा हुआ उसे करेक्ट कर लेना, क्योंकि वैलेंसी तो भैया माइनस में भी होती है, लेकिन आप वहां पे क्या रखते हो, वैलेंसी फैक्टर रखते हो, इसलिए वहां पे हमेशा प्लस आता है। देखो कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है भैया, 40 होता है, और इसकी वैलेंसी कितनी है 2, तो ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है। ये हमने किसका निकाल दिया, कैल्शियम का निकाल दिया। अगर आपको रिक्वायर्ड है क्या, इक्विवेलेंट वेट, बात समझ में आ रही है क्या, इक्विवेलेंट वेट निकाल दिया आपने कैल्शियम का, ये नीचे वाला, ठीक है। और ये जो है ना, ये एक्चुअल में हार्डनेस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन के अंदर हार्डनेस है जो कैल्शियम की टर्म में पुट करनी है। मैंने आपको क्या बता दिया, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना बता दिया कैल्शियम का, मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी। मोलिकुलर वेट कितना होता है 40, और वैलेंसी कितनी है, Ca प्लस प्लस लिखा भैया, 2 बार मैंने प्लस लगाया, 2 वैलेंसी, इसकी वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे रखा, कितना आ गया 20। सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, अब कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट कितना होता है, कल हमने कैलकुलेट किया था 40 प्लस कार्बन की वजह से 12 प्लस देखो ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3, कितने हो गए ये 100। अब निकालना हमें क्या है, हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। बात समझ में आई, वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 100 अपॉन 2। देखो कार्बोनेट के ऊपर ना यहाँ -2 होता है, ठीक है। ये -2 जब मोड के अंदर रखेंगे, वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू मोड से प्लस में हो जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 2 प्लस का, इसे काटा, ये कितना आ गया 50। तो मोलिकुलर आपका मोलिकुलर ने इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो गया 50। अब आता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम पे, सेम इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। देखो इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो मोलिकुलर वेट, मैग्नीशियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है 24, और इसकी वैलेंसी कितनी है, प्लस प्लस 2 बार लगा हुआ, मतलब यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना आ गया 12। बात समझ में आई क्या? मेरे को लगता है मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है पूरी तरह से आपको कि अगर आपको टोटल हार्डनेस इन कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेट में निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कैल्शियम की वजह से जितनी हार्डनेस आपको क्वेश्चन में गिवन है उसे पुट करेंगे यहाँ पर मिलीग्राम पर लीटर में, मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। ये क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि आप कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। सपोज दैट ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट में नहीं दे, किसी और में दे दे, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट उसका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम की टर्म्स के अंदर जितनी भी आपको हार्डनेस दे रखी क्वेश्चन में यहाँ पुट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रखेंगे अपॉन क्या करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। देखो जिसका आपको हार्डनेस दी हुई है अपॉन उसका इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यही फॉर्मूला है क्या? यही फॉर्मूला है। क्या इसको मैं आसान कर सकता हूँ क्या? तो क्या आप इस फॉर्मूले को देखो, मैं एक और इस फॉर्मेट में लिखता हूँ, जो चीजें फिक्स है ना उनको मैं रख के आपको इस फॉर्मूले को और सोल्व करके थोड़ा सा बताता हूं। देखो इससे क्या होगा, ये याद करना आसान हो जाएगा। पहले तो आपने समझ लिया पूरा का पूरा कि आया कैसे, मोलिकुलर वेट, वैलेंसी वगैरह। अब हम चलते हैं इसको थोड़ा सा आसान करते हैं इस फॉर्मूला को। देखो आसान करने का मतलब ये है कि क्या मैं ये लिख सकता हूं टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं भैया, कैल्शियम की वजह से कितनी हार्डनेस है और किसकी टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, CuCO3 की टर्म में बात कर रहा हूं और मिलीग्राम पर लीटर के अंदर, मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे 20 प्लस मैग्नीशियम की हार्डनेस मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 12। बात समझ में आई क्या? क्या यही चीज है क्या जो हमने अभी पढ़ी? कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट, कैल्शियम की हार्डनेस और मैग्नीशियम की हार्डनेस।
क्या ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया? हाँ जी, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब अपने चलते हैं मेजरमेंट की तरफ। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस। मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस कैसे किया जाएगा? देखो मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस कैसे करते हैं, यहां पर भी टाइट्रेशन करेंगे सेम। एल्कलिनिटी में हमने क्या पढ़ा था कि वो आयंस की क्वांटिटी हमें निकालनी होती है जो एसिड को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, या मैं यूं कहूं कि H+ आयंस को न्यूट्रलाइज कर देती है। यहां पर क्या करोगे, यहां पर भी आप टाइट्रेशन करोगे, और ये टाइट्रेशन करनी है आपको किसके साथ, ये आपको करनी है 0.01 मोलरिटी के किसके साथ, 0.01 मोलरिटी के किसके साथ भैया, EDTA सॉल्यूशन के साथ, और इसे बोला जाता है वर्सानेट सॉल्यूशन। वर्सानेट सॉल्यूशन भी बोला जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? वर्सानेट सॉल्यूशन भी बोलेंगे इसे। EDTA होता क्या, देखो EDTA होता है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। बात समझ में आ रही है? फुल फॉर्म भी याद रखना, टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, रो वाटर सैंपल को टाइट्रेट करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे, 0.01 मोलरिटी के EDTA सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे। और इंडिकेटर आपका क्या रहेगा, देखो भैया इंडिकेटर रहेगा आपका EBT, इरिक्रोम ब्लैक टी, इरिक्रोम ब्लैक टी। बात समझ में आ रही है क्या? ये आपका इंडिकेटर रहेगा। बात समझ में? ये पूरा हमने मेजरमेंट पढ़ा कि हार्डनेस को निकालेंगे कैसे इस फॉर्मूला के साथ, और इसका मेजरमेंट कैसे होगा, टाइट्रेशन करेंगे 0.01 मोलरिटी के EDTA वर्सनेट सॉल्यूशन के साथ। EDTA होता क्या है, एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड। इंडिकेटर क्या यूज करेंगे यहाँ पर, EBT, इरिक्रोम ब्लैक टी एज अ इंडिकेटर यूज करेंगे। ठीक है, मेरे को लगता है मैंने आपको ये अच्छे से क्लियर किया है, और ये भी अच्छे से क्लियर किया है। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल टाइट्रेशन है, आपको वैल्यूज मिलेंगी, इंडिकेटर और हमने दोनों याद कर लिए। यहाँ पे सोल्यूशन किसका है और इंडिकेटर याद कर लिया। और तीसरी चीज क्या है, रो वाटर सैंपल है। ठीक है, यहां पर ना हार्डनेस आपकी जो है ना, एक तरीके से इसका मेजरमेंट भी खत्म होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हार्डनेस के टाइप पढ़े, हार्डनेस का मेजरमेंट पढ़ा, और हार्डनेस के इंपैक्ट पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हार्डनेस के अंदर ही मैं आपको ले चलता हूं, थोड़ा और आगे ले चलता हूं, जहां पर थोड़ी सी काम की बातें आएंगी कि हार्डनेस की ना एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसिबल लिमिट कितनी है, वो थोड़ा सा हम पढ़ के देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं परमिसिबल लिमिट्स की, है ना, परमिसिबल लिमिट्स की बात करूं तो हार्डनेस के लिए जो परमिसिबल लिमिट्स है आपके पास, अगर मैं बात करूं भैया परमिसिबल लिमिट फॉर हार्डनेस। ठीक है, परमिसिबल लिमिट, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी है, वो है 200 मिलीग्राम पर लीटर। और कोज ऑफ रिजेक्शन वैल्यू कितनी होगी आपकी, कोज ऑफ रिजेक्शन वैल्यू आपकी होगी 600 मिलीग्राम पर लीटर। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो हमने पहले भी याद किया, बिल्कुल जी आपने याद किया, 500 और 2000। ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर और मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये किसके थे, ये टोटल सॉलिड्स के थे, आपको याद आया क्या? अब यहां पर हमने किसकी लिखी है, ये हार्डनेस की वैल्यू लिखी है, परमिसिबल कितनी है 200 मिलीग्राम पर लीटर, और कोज ऑफ रिजेक्शन वैल्यू कितनी है 600 मिलीग्राम पर लीटर। अगर आपका डोमेस्टिक वाटर सप्लाई है भैया, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के अंदर आपको कितने अमाउंट में हार्डनेस अलाउ है। ठीक है, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए ये अलाउ है 75 से लेके 150 मिलीग्राम पर लीटर तक, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। 150 मिलीग्राम पर लीटर तक आपकी ये लिमिट है। इसके बाद में क्या होता है, अपना डिग्री ऑफ हार्डनेस और कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में जो आपकी वैल्यू है, जो आपने हार्डनेस कैलकुलेट करी है, उसकी एक टेबल है, वो मैं आपको देने जा रहा हूं, वो भी आपको याद होनी चाहिए। देखो हार्डनेस और एल्कलिनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग वीडियो नहीं देख रहे, आप लोग चाहते हो कि 30 मिनट के अंदर सब कुछ बता दिया जाए। भैया 30 मिनट का टॉपिक ही नहीं है, हार्डनेस बहुत बड़ा टॉपिक है, ये भी मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूं, लेकिन कुछ छोड़ नहीं रहा जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको देखो देखना तो पड़ेगा, अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है ना, तो आपको डीप में तो जाना पड़ेगा। अब चाहते हो कि 10 दिन के अंदर आपको कोई जादू मंत्र मिल जाए, मतलब ऐसा मिल जाए कि आपको ज्यादा पढ़ना भी ना पड़े और आपका एग्जाम भी क्रैक हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखो एयर पोल्यूशन के अंदर मैंने ना लास्ट वीडियो के अंदर आपको बेंजो पायरीन वगैरह बताया, पैलोन्स भी है आगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना 2-2.5 घंटे के अंदर। एयर पोल्यूशन जो आपको पढ़ा दे रहा है ना भैया, वो कहां से दे रहा है, वो इतनी डेप्थ में जाके चाहिए, बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, तब जाके ये पेपर क्वालिफाई होगा। क्योंकि इस पेपर का लेवल है, ये पेपर वैसा नहीं है जैसा RS MMSS भी आपका बनाता है JN वाला, वो सिंपल सा पेपर आता है, गुप्ता पढ़ के जाते हैं, आप लगा लेते हैं। यहाँ पर डीप में नॉलेज चाहिए, यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते, अगर आपको कोई कंफर्म कह देना कि भैया गेट और ES के क्वेश्चन आएंगे, तो भैया फिर वो आप उस पर भरोसा करो ही मत।
क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वो गेट और ईएस के क्वेश्चन पूछेगा। वो आपको डेप्थ में से पेपर लेवल का बनाया जाएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, डीप में आपको जाना पड़ेगा। अल्कलिनिटी हार्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सीवर ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर ट्रीटमेंट, सीवर ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब टॉपिक के बाद में वाटर ट्रीटमेंट शुरू करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर देखो मैं टेबल बनाता हूं, एक टेबल है आपकी, ये आपको पूरी की पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? ये कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हार्डनेस एज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और यहां मैं लिख रहा हूं डिग्री, यहां पर नाम दिया गया कि इस लिमिट के अंदर अगर हार्डनेस होगी तो उसे ये बोला जाएगा। सबसे पहले अगर ये 0 से 55 है, ठीक है, फिर 56 से ये 100 जाएगा, और फिर 100 से 100 101 से कितना गया 200, और 200 से कितना चला गया 201 से 500। देखो डिग्री क्या क्या है इसकी, डिग्री है सबसे पहले अगर 0 से 55 है तो इसे क्या बोला जाएगा भैया? सॉफ्ट वाटर बोला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोला जाएगा? अगर 56 से 100 है, देखो 56 से 100 है तो क्या बोला जाएगा? स्लाइटली, ये SLIGHTLY, स्लाइटली हार्ड वाटर, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? और 101 से 200 है अगर आपका, तो इसे क्या बोला जाएगा? हार्ड वाटर, ठीक है। इसे बोला जाएगा हार्ड वाटर, ठीक है। या मैं ये कह दूं कि मॉडरेटली हार्ड, मॉडरेटली हार्ड है ये। और अगर मैं बोलूं 201 से 500 तो ये क्या है? वेरी हार्ड वाटर। ये आपको टेबल भैया याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। पीछे एग्जाम हुआ था DFCCIL का और DSSSB का, वहां पर भी ये क्वेश्चन जो थे ना पूछे गए थे बार बार। देखो बात समझ में आई क्या? हार्डनेस एज कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में अगर टर्म्स में आपको दी हुई है, 0 से 55 है तो सॉफ्ट वाटर, 56 से 100 है तो स्लाइटली हार्ड वाटर है आपका, 101 से 200 है तो मॉडरेटली हार्ड वाटर है, और 201 से अगर 500 है ना तो वेरी हार्ड वाटर है। बात समझ में आ रही है? परमिसिबल लिमिट फॉर हार्डनेस कितनी? 200 मिलीग्राम पर लीटर। कोच फॉर रिजेक्शन वैल्यू कितना? 600 मिलीग्राम पर लीटर। और डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए स्टार मार्क कर लेना भैया, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए हार्डनेस की वैल्यू कितनी है? 75 से लेके 150 मिलीग्राम पर लीटर। यहां पर आपका हार्डनेस वाला टॉपिक जो है वो खत्म होता है, ठीक है। हार्डनेस का टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। अब इसके आगे हमें हार्डनेस और एल्कलिनिटी को एक साथ पढ़ना है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, और फिर एल्कलिनिटी और हार्डनेस एक साथ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे बड़े टॉपिक भी यही है। इसके बाद में सब छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। एमपीएन टेस्ट वगैरह बहुत छोटे हैं, मेम्ब्रेन लाइन सब छोटा है, इतने बड़े बड़े टॉपिक नहीं है। सबसे बड़े टॉपिक यही थे, इसलिए यहीं पे टाइम लग रहा है। इसके बाद तो बहुत स्पीड से हो जाएगा सिलेबस। चलिए जी बात करते हैं आगे, थोड़ा बढ़ते हैं एल्कलिनिटी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी, एक साथ पढ़ना है हमें, ठीक है। हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी ये आपको एक साथ पढ़ना है। क्यों पढ़ना भैया? यहां से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए एक साथ पढ़ना है। देखो दो चीजें हैं, ये जानते हो ना आप, इन दोस्तों को जानते हो ना, ये दोनों दोस्त हैं बहुत अच्छे, राम और श्याम बोल लो इनको, ठीक है। दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास कार्बोनेट आया ना तो मैं भी काम खराब करूंगा। ये कह रहा है मेरे पास अगर बाई कार्बोनेट आया ना तो मैं भी सबका काम खराब करूंगा। और तीसरा चीता आपका कौन है? सोडियम। बात समझ में आई क्या? ठीक है, ये है। अब देखो अगर मैं इस तरफ जाता हूं, किस तरफ? इस डायरेक्शन में जाता हूं, तो ये कह रहा है कि इधर तो ना आओगे ना तो मैं अल्कलाइन बना दूंगा, एल्कलिनिटी दे दूंगा। और ये कह रहा है कि अगर तुम इधर नीचे की तरफ गए ना तो मैं तुम्हें हार्डनेस दे दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं यूं कह रहा हूं कि ये जो है ना, ये आदमी जो है ना, इनकी क्या होती है? इसकी दोस्ती किसके साथ नहीं है? ये कह रहा है इनके साथ तो मैं दोस्ती कर लूंगा, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है इनके साथ, ठीक है। इनके साथ मुझे प्रॉब्लम है, इनके साथ इसकी थोड़ी सी ना प्रॉब्लम चल रही है, इसकी बनती नहीं है आपस में, इनका ना थोड़ा प्लॉट का आपस में इनका चल रहा है, इनके ना राज है आपस में, रमादौरी की है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कैल्शियम मैग्नीशियम जो होते हैं। आपने देखा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है, इनके जो कार्बोनेट है परमानेंट हार्डनेस की, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम इनके साथ जुड़कर क्या बनाता है? परमानेंट हार्डनेस बनाता है। अगर आपका सोडियम जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के फॉर्मेट में अवेलेबल है, इट मीन दैट कि आपके पास जो अल्कलिनिटी है वो कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर है। देखो यहां पर ना यही चीज समझने वाली है, इसलिए मैंने इसको राम और श्याम का एग्जांपल दिया। राम और श्याम दो भाई हैं, ये क्या कह रहे हैं? हम दोनों जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ होंगे, अगर जुड़ेंगे तो हम पानी के अंदर क्या डाल देंगे? कार्बोनेट हार्डनेस डाल देंगे। सोडियम क्या कह रहा है? राम श्याम तुम अपनी जगह ठीक, मैं तो अगर इनके साथ गया ना तो अलग कुछ बना दूंगा, और इनके साथ गया तो अलग कुछ बनाऊंगा। भैया बनाएगा क्या? देखो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ आता है तो ये क्या बनाएगा? एल्कलिनिटी बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब अगर ये प्रेजेंट है ना तो पानी के अंदर एल्कलिनिटी जो आपकी है ना भैया, एल्कलिनिटी जो आपकी है वो किसके बराबर होगी? कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये क्या कह रहा है कि अगर मैंने इनके साथ रिएक्ट किया
और मैं इनकी फॉर्म के अंदर एब्सेंट हूं, अगर इनकी फॉर्म के अंदर क्या हूं, एब्सेंट हूं, बात समझ में आ रही है। ये इनके साथ रिएक्ट किया हुआ है। रिएक्ट करने का मतलब क्या है कि आपके पास क्या है, Na2CO3 और NaHCO3, ये दो एलिमेंट है। अगर आपके रो वाटर सैंपल के अंदर ये प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, तो ये नहीं होंगे, ठीक है, सल्फेट्स नहीं होंगे, सल्फेट की नॉन हार्डनेस, जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है वो नहीं होगी। और अगर मैंने क्या बोला कि सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आपके वाटर सैंपल के अंदर एब्सेंट है, तो जितनी भी एल्कलिनिटी है ना वो आपकी किसकी वजह से होगी, कार्बोनेट हार्डनेस की वजह से होगी। बात समझ में आई क्या? ज्यादा उलझाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल है। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो मैं इसको थ्योरेटिकल फॉर्मेट के अंदर समझाता हूँ। क्या होता है कई बार राम साम वाला समझ में नहीं आता कई लोगों के, तो अपन थ्योरी में चलते हैं, थोड़ा सा थ्योरी में घुसते आगे, है ना, उससे क्या पता आपके समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूं मैं, वैसे तो राम साम वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। वहां पर मैंने कहा ना, रो वाटर के अंदर अगर मैंने बोल दिया है कि रो वाटर सैंपल के अंदर सोडियम और कार्बोनेट जो है, सोडियम के बाइकार्बोनेट कार्बोनेट है, उसका मतलब ये है कि अगर वो है ना तो वहां पर आपकी हार्डनेस जो है ना, कौन सी, सल्फेट वाली, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, वो नहीं होगी। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। चलिए जी, मैं थोड़ा थ्योरी में लिखकर बताता हूं आपको। पहला पॉइंट क्या बनता है, पहला पॉइंट यहां पर बनता है, इफ सोडियम एल्कलिनिटी, यही बात मैं आपको वहां समझा रहा था, इफ सोडियम एल्कलिनिटी इज एब्सेंट, भैया एब्सेंट है, सोडियम एल्कलिनिटी एब्सेंट है, मतलब पानी के अंदर क्या नहीं है, Na2CO3 और NaHCO3, ये लोग नहीं है, ठीक है। ये पानी के अंदर आपने जो सैंपल लिया उसके अंदर नहीं है, सोडियम एल्कलिनिटी एब्सेंट, इट मीन दैट Na2CO3 और NaHCO3 प्रेजेंट नहीं है पानी के अंदर, नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर जो आपकी एल्कलिनिटी होगी ना, एल्कलिनिटी जो होगी वो आपकी किसके बराबर होगी, कार्बोनेट हार्डनेस की। किसके बराबर होगी, कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगी। बात समझ में आई क्या? अब कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगी तो क्या क्या हो सकता है, CaCO3 हो सकता है, MgCO3 हो सकता है, क्या CaHCO3 भी हो सकता है क्या? हाँ जी, इनकी वजह से भी होगी। बात समझ में आई? पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट पे आता हूं मैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट बोलता है कि अगर आपकी सोडियम एल्कलिनिटी, ठीक है, मैं थ्योरी में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि राम साम से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सोडियम एल्कलिनिटी इज एब्सेंट ओनली इफ नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज प्रेजेंट। बात समझ में आई? यही बात मैं आपको बोला था कि अगर सोडियम एल्कलिनिटी आपकी एब्सेंट है, सोडियम नहीं है, तो एल्कलिनिटी तो किसके बराबर हो रही है, कार्बोनेट हार्डनेस के, और इनकी वजह से हो रही है। लेकिन अगर एक और निष्कर्ष निकलता है यहाँ पे कि सोडियम की एल्कलिनिटी अगर आपके सैंपल के अंदर नहीं है, इट मीन दैट वहां पर क्या है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट है। देखो क्यों, एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूं, इससे समझ में आ जाएगा आपको कि ऐसा क्यों कह रहा हूं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जितने भी आपके क्या है, परमानेंट हार्डनेस कोजिंग कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ये सारे के सारे कैल्शियम के साथ अगर क्लोराइड होगा, अगर सल्फेट होगा, अगर नाइट्रेट होगा, तीनों ही क्या करेंगे, परमानेंट हार्डनेस देंगे। अब यहां पर मैंने क्या लिया, सोडियम को, ठीक है। सोडियम के साथ इसके भाई बंधु ले लिए दो, एक तो कार्बोनेट और दूसरा बाइकार्बोनेट। देखो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या होगा, अब सोडियम कह रहा है कि मेरी इनके साथ तो थी दोस्ती, तुम लोग आए मुझसे लड़ाई करने, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये इसके साथ भी जुड़ जाएगा, इसके साथ भी जुड़ जाएगा, और इसके साथ भी जुड़ जाएगा। बात समझ में आई क्या? अगर ये इनके साथ जुड़ गया तो क्या क्या ले जाएगा, देखो क्या क्या बना देगा, सोडियम के क्या क्या कंस्टिट्यूएंट बन जाएंगे, क्या Cl बन जाएगा, SO4 बन जाएगा, और Na3 भी पॉसिबल है। प्लस क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑब्लिक मैग्नीशियम की आपकी कौन सी हार्डनेस, CO3 नेगेटिव और HCO3 नेगेटिव। बात समझ में आ रही है क्या? ये पूरी रिएक्शन आपको समझ में आई क्या? ठीक है। अब आप यहां पर आओ, देखो आप समझने की कोशिश करो कि अगर सोडियम एल्कलिनिटी अगर आपकी एब्सेंट है सैंपल के अंदर, इट मीन दैट नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या है, प्रेजेंट है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जब आपकी देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस अगर है और वहां पर क्या है, सोडियम प्रेजेंट है, तो वो छोड़ेगा ही नहीं, इनको अपने साथ ले जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और जब हम ये कह रहे हैं कि वहां पर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर सोडियम क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि अगर आप कह रहे हो ना कि सोडियम है, तो इट मीन दैट कि सोडियम सबको ले गया, सोडियम तो सबको ले जाएगा। आपने कहा कि सोडियम प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि कैल्शियम, सल्फेट और नाइट्रेट तीनों को ही अपने साथ ले गया। पीछे बचा क्या, देख लो भैया, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बचा। निष्कर्ष क्या निकल कर आते हैं, निष्कर्ष ये निकल कर आते हैं, कंक्लूजन जो है कि अगर सोडियम एल्कलिनिटी एब्सेंट है, सोडियम एल्कलिनिटी जो है आपकी एब्सेंट है, ठीक है, कहने का मतलब Na2CO3 और NaHCO3 अगर आपका प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर जो आपकी एल्कलिनिटी है किनकी वजह से होगी, कार्बोनेट हार्डनेस की वजह से होगी। ठीक है, बात समझ में आई? अगली पॉइंट क्या निकलता है, अगर सोडियम एल्कलिनिटी आपकी एब्सेंट है, नहीं है, ठीक है, ये चीजें नहीं है, तो किस कंडीशन में ये पॉसिबल है, जब आपकी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो पानी के अंदर प्रेजेंट है। यहां मैंने आपको दिखाया नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट होगी इनकी वजह से,
ठीक है, इसको मैंने बोल दिया कि तू भैया एब्सेंट है। अगर ये एब्सेंट है तो ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है तभी तो ये रहेगी ना भैया। अगर ये आ गया, देखो बात समझ में आ रही है क्या? ये कब पॉसिबल है? जब ये नहीं है। जब ये है, इसका है, देखो Na2CO3 और NaSO3 अगर है तो ये क्या इनको छोड़ेगा? क्या नहीं छोड़ेगा, तो अपने साथ ले जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? इसलिए नॉन कार्बोनेट हार्डनेस और सोडियम एल्कलिनिटी एक साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कंक्लूजन निकलता है यहां पर। तो इस कंडीशन में मैं क्या कह सकता हूं, इस वाली कंडीशन के अंदर, क्या इस कंडीशन में ये कह सकता हूं कि टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू क्या होगा आपका? कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ये तो आप जानते हो, लेकिन इस कंडीशन में क्या बन जाएगा आपका? इस कंडीशन में बन जाएगा ये फॉर्मूला, एल्कलिनिटी ऐड हो जाएगी प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। क्यों ऐसा क्यों हुआ? देखो हमने क्या कहा, सोडियम एल्कलिनिटी क्या एब्सेंट है। अगर सोडियम एल्कलिनिटी एब्सेंट है तो एल्कलिनिटी किसके बराबर हो रही है? कार्बोनेट हार्डनेस के। और हम जानते हैं कि टोटल हार्डनेस क्या होती है? सम होती है कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस का। तो इस कंडीशन में कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर है? एल्कलिनिटी के बराबर है। जब सोडियम की एल्कलिनिटी एब्सेंट है तो आपकी एल्कलिनिटी किसके बराबर है? कार्बोनेट हार्डनेस के। वही मैंने यहां पर किया, यहां पर मैंने लिख दिया एल्कलिनिटी, और एल्कलिनिटी की जगह पे क्या आ जाता है? कार्बोनेट हार्डनेस की जगह क्या आ गई? एल्कलिनिटी। इसने इसको रिप्लेस कर दिया प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ये आपके कंक्लूजन मैंने कब ड्रॉ किए हैं? जब आपने ये बोला कि सोडियम की एल्कलिनिटी क्या है? एब्सेंट है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। ये पूरा आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट था, समझना जरूरी था एल्कलिनिटी और हार्डनेस, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया स्पीड के अंदर काम किए और आपको समझ में आ गया होगा। पता है क्यों मैंने आपको ये रिएक्शन क्यों लिख के दिखाई? क्योंकि सोडियम जब भी प्रेजेंट होगा ना तो सल्फेट, क्लोराइड्स और जितने भी आपके क्या है नाइट्रेट्स, वो ना कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जुड़ने के बजाय कहां जाते हैं? वो कहते हैं हम सोडियम के साथ जाएंगे। उनकी थोड़ी सी ना दोस्ती नहीं होती उनके साथ, ठीक है। सोडियम रोक रहा है उनको, सोडियम कह रहा है अगर मैं एब्सेंट हूं इट मीन दैट कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट नहीं है, तब उस कंडीशन में क्या हो सकता है? सल्फेट प्रेजेंट हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? आप तो ये रखो इफ सोडियम एल्कलिनिटी इज एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट है, इट मीन दैट एल्कलिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। अब नेक्स्ट कंक्लूजन क्या था? सोडियम एल्कलिनिटी इज एब्सेंट, इट मीन दैट कि वहां पे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या है? एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, एग्जिस्ट है, ये जिंदा है। अगर ये जिंदा है तो आपकी टोटल हार्डनेस क्या हो जाएगी? टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है, ये आपको हमेशा याद रहता है। तो कार्बोनेट हार्डनेस किससे रिप्लेस हो गया? एल्कलिनिटी से। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं? टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल्कलिनिटी प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ये था पूरा का पूरा कंक्लूजन। बस ऐसे लिख के आप याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक और कंक्लूजन है, छोटा सा कंक्लूजन है, ज्यादा नहीं है, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे हम इसके ऊपर। आपको ना इस टॉपिक के ऊपर गुप्ता एंड गुप्ता के अंदर भी क्वेश्चन मिले होंगे, पुराने ईएस के अंदर गेट में भी पूछे हुए हैं, 2-4, कई बार जेईई में भी पूछा गया क्वेश्चन यहां से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे थर्ड कंक्लूजन की। देखो थर्ड कंक्लूजन क्या निकलता है? थर्ड कंक्लूजन ये निकलता है इफ सोडियम एल्कलिनिटी, ठीक है, सोडियम की एल्कलिनिटी अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा? ये अपने वैसे डिस्कस कर लिया अपनों ने पीछे थोड़ा सा। अगर सोडियम की एल्कलिनिटी प्रेजेंट है तो क्या होगा भैया? देखो फिर क्या होगा उस कंडीशन में? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो क्या होगी? वो एब्सेंट है। बात समझ में आ रही है? अगर सोडियम की एल्कलिनिटी प्रेजेंट है तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगी? एब्सेंट होगी। अब अगर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस एब्सेंट हो गई, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये चीज एब्सेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि आपकी जो एल्कलिनिटी है, एल्कलिनिटी जो है क्या वो ग्रेटर देन है किससे? कार्बोनेट हार्डनेस से। हाँ जी बिल्कुल, यही बात समझ में आ रही है। क्योंकि सोडियम क्या कह रहा है? सोडियम ये कह रहा है कि जब भी मैं आऊंगा तो मैं अपने साथ सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट को अपने साथ रखूंगा, वो ये कह रहा है। तो जब सोडियम की एल्कलिनिटी प्रेजेंट है तो क्या वहां पे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आ सकती है? कि आ ही नहीं सकती भैया। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आती किसकी वजह से है? सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट की वजह से। लेकिन सोडियम क्या कह रहा है? अगर मैं आऊंगा तो उनको तो मैं रखूंगा, कैल्शियम मैग्नीशियम को तो ले जाने नहीं दूंगा। इट मीन दैट एल्कलिनिटी सोडियम की जब भी प्रेजेंट होगी तो वो कार्बोनेट हार्डनेस से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट हार्डनेस भैया यही तो है। अरे इनको ही तो बोल रहे हो ना आप, कार्बोनेट हार्डनेस, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट को। अब इनसे तो क्या होगी? एल्कलिनिटी ज्यादा होगी। कंक्लूजन ड्रॉ हो गया ना एक और, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा? एल्कलिनिटी ग्रेटर देन हो जाएगी कार्बोनेट हार्डनेस। तो आप क्या बोल सकते हो कि इस कंडीशन में टोटल हार्डनेस जो होगी आपकी किसके बराबर होगी? किसके बराबर होगी? कार्बोनेट हार्डनेस के। क्यों? क्योंकि आपने क्या बोल दिया? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस तो क्या है? एब्सेंट है। तो टोटल हार्डनेस किसके बराबर हो गई? कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो गई। ये आपका लास्ट कंक्लूजन है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक
मेरे को बहुत अच्छा लगता है एल्कलिनिटी और हार्डनेस बताना, और वो इसलिए लगता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना सबसे अच्छा मजेदार कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर 99% स्टूडेंट उलझते हैं, सिर्फ 1% स्टूडेंट ही यहाँ पर निकल पाते हैं। बात समझ में आई? मैं आपको ना ओरली बोल के बता देता हूँ तीनों के तीनों कंक्लूजन क्या थे। अगर भैया पानी के अंदर सोडियम की एल्कलिनिटी प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर सोडियम की एल्कलिनिटी प्रेजेंट है तो क्या होगा, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस वहां पर नहीं होगी। अगर सोडियम की एल्कलिनिटी वहां पर एब्सेंट है, इट मीन दैट कि वहां पर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो नहीं है, तो वहां पर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट होगी। उस कंडीशन में जो आपकी एल्कलिनिटी होगी वो किसके बराबर होगी, कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगी। तो टोटल हार्डनेस बराबर क्या होता है, कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस को किससे रिप्लेस कर दिया, एल्कलिनिटी से, तो टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल्कलिनिटी प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। बात समझ में आई क्या? इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है जितना सिंपली मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकला था, नेक्स्ट कंक्लूजन ये निकला था आपका कि अगर सोडियम की एल्कलिनिटी एब्सेंट है, इट मीन दैट वहां पर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो कार्बोनेट हार्डनेस को रिप्लेस कर दिया हमने एल्कलिनिटी से और जोड़ दिया नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के साथ, बस इतनी सी बात है, ठीक है। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं, इस वीडियो के अंदर इतना ही, हार्डनेस कंप्लीट हो चुकी है आपकी। नेक्स्ट छोटे छोटे बचे हुए टॉपिक है, ठीक है। आपके बचे हुए टॉपिक कौन से क्लोराइड कंटेंट, नाइट्रेट कंटेंट, ठीक है, कॉपर, फ्लोराइड, ये सब, इनको हम एक वीडियो के अंदर या 2 वीडियो के अंदर निपटा देंगे छोटे छोटे वीडियो में। फिर आप बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पढ़ लेंगे। आज के दिन में मैं कोशिश करूंगा वाटर क्वालिटी पैरामीटर पूरा हो जाए, वाटर ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाए, ठीक है। अपने शब्दों को यही विराम देता हूं, धन्यवाद।